Tendering provides the greatest competition among the suppliers and has the advantage of creating opportunities for new or emerging suppliers to try to secure the work. ओपन टेंडरिंग के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस होती हैं या नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स होते हैं या नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनके दरम्यान में कंपटीशन डेवलप हो जाता है। और ओपन टेंडरिंग के अंदर आपका कोई भी नया सप्लायर है या कोई भी आपका जो है वो नया कॉन्ट्रैक्टर है या इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्टर है, अब उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी उस प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर सकता है, वो भी उस टेंडर को जो है वो विन कर सकता है। However, not all those who bid may be suitable for the contract and more time is required to evaluate the tenders। लेकिन ओपन टेंडर के अंदर ये डिसएडवांटेज ये भी है कि अब लेट्स से अगर एक प्रोजेक्ट के लिए 100 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, अब जरूरी नहीं है कि उन 100 में से 100 के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हों या आपके प्रोजेक्ट के लिए जो है वो सुटेबल हो, लेकिन आपको उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा, तो उसमें जो टाइम आपका ज़्यादा जो है वो रिक्वायर होगा, टाइम आपका ज़्यादा इन्वेस्ट होगा सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट करने के लिए। ऐसा ही है कि अगर एक यूनिवर्सिटी में 100 एप्लीकेंट्स आती हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उन 100 एप्लीकेंट्स है जो 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, वो 100 के 100 स्टूडेंट्स ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हों या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है वो सूटेबल हों। तो इसी तरह से ओपन टेंडरिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, क्योंकि ये तो ओपन टू ऑल है, कोई भी बंदा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता है, तो अब जरूरी नहीं है कि जो बंदा डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल भी हो, तो इसलिए इसमें हमें टाइम ज़्यादा हमें रिक्वायर होता है सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट करने के लिए। However, on larger projects, there may even be a pre-qualification process that produces a short list of suitable suppliers from the respondents expressing interest in the contract। लेकिन अब बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में पहले प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस को पहले जो है वो कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद फिर जो ऑफर्स होती हैं ऑफर्स को जो है वो रिसीव किया जाता है। अब प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आप पहले ये देखते हैं कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट की कौन कौन सा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्वालिफाई कर रहा है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्टर से आप डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास टीम कौन सी अवेलेबल है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं, हर इंजीनियर का एक्सपीरियंस कितना है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसका अपना एक्सपीरियंस कितना है, कॉन्ट्रैक्टर ने सिमिलर नेचर का काम पहले किया है या नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर का जो लीगल रिकॉर्ड है वो किस तरह का है, उसको आज तक किसी फर्म ने ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया या कभी किसी ने उसके ऊपर लिटिगेशन या कानूनी कार्रवाई तो नहीं की, उसके पास एसेट्स क्या अवेलेबल हैं, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसकी क्रेडिट लाइन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर से उनके डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने के बाद जो सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर उनसे हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं कि ये अगर आपको लेट से 100 कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए प्री क्वालिफिकेशन के लिए, तो 100 में से आपने 50 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि ये जो 50 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये प्री क्वालिफाइड हैं, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे ये उन रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करते हैं, तो उन 50 कॉन्ट्रैक्टर से अब आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे, उन 50 कॉन्ट्रैक्टर से आप कहेंगे कि अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अब आप अपनी जो ऑफर है वो ऑफर अपनी आप जो है वो पुट करें। दिस शॉर्टलिस्ट विल देन बी इनवाइटेड टू प्रिपेयर दी टेंडर। तो इस शॉर्टलिस्ट के जरिए फिर जो क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उन क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स को हम जो है वो इन्वाइट करेंगे। Some drawbacks of the open tendering process are lengthy time frame for completion of the procurement action। कि अब सारे प्रोसेस को हम कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब आप ओपन है जब ये प्रोसेस के लिए तो हर कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए पार्टिसिपेट करेगा, हर कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करेगा,
तो इसलिए आपको टाइम जो है वो आपको ज़्यादा रिक्वायर होगा, टाइम आपका इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर। रिस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दी प्रोसीजर्स। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये ओपन टू ऑल है, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने या नंबर ऑफ बिल्डर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए जो प्रोसीजर्स, जो रूल्स गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उन स्टेट लेवल पे उन प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना या उनको एडहेयर करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। Restricted contractors and suppliers participation in determining the technical specification। अब क्योंकि स्पेसिफिकेशन हमारी टेंडरिंग प्रोसेस से पहले तैयार की जाती हैं, तो इसलिए अगर हम ओपन टेंडरिंग का जो प्रोसेस है अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की या सप्लायर की जो इनपुट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को डेवलप करते हुए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन करते हुए उनकी जो इनपुट है वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि टेंडरिंग ओपन टेंडरिंग से पहले स्पेसिफिकेशन का डेवलप होना ज़रूरी है। जब तक स्पेसिफिकेशन डेवलप नहीं होंगी तब तक आप ओपन टेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले हम स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं, फिर हम ओपन टेंडरिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स या जो सप्लायर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्पेसिफिकेशंस को डेवलप करने का जो पीरियड है उसमें। लिमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर। ओपन टेंडरिंग में अगर आपने इस बार लेट से अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर लिया, अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन टेंडरिंग करें तो आपका वही कॉन्ट्रैक्टर आपको दोबारा से आपका सेलेक्ट हो जाए। इसलिए आप किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी एक सप्लायर के साथ जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो आप डेवलप नहीं कर सकते ओपन टेंडरिंग के अंदर, क्योंकि जब आप किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ओपन टेंडरिंग करेंगे, आप किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अपना जो टेंडरिंग का जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे, उसमें आप दोबारा से ऑफर्स लेंगे, दोबारा से ऑफर्स को एवेलुएट करेंगे, दोबारा से फिर जो लीस्ट ऑफर होगी उसको आप वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर देंगे। तो इसलिए आप किसी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर काम नहीं कर सकते ओपन टेंडरिंग के अंदर। ओपन टेंडरिंग के अंदर जब आप ओपन टेंडरिंग करेंगे उसमें जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फोकस ओनली ऑन ए लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन। इसमें हमारा फोकस यही होता है कि यार जो सबसे जो हमें लीस्ट कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको ही हमने जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो अवॉर्ड करना है। अब लीस्ट कॉस्ट में भी हमने ये देखना है कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल होती हों। अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी फिलफिल कर रहा है, उसके पास एडवांस इक्विपमेंट्स है, एडवांस मशीनरी है, लेकिन उसने जो कॉस्ट आपको दी है वो लीस्ट कॉस्ट से थोड़ी सी ज्यादा है, तो फिर आप उसको वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन टेंडरिंग के अंदर ये रूल है कि जो लीस्ट कॉस्ट होगी उसी को हमने वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड करना है। एक्सेसिव फॉर्मलिज्म में लिमिट द रिनोन बिडर्स पार्टिसिपेशन इन द टेंडरिंग प्रोसेस। अब ओपन टेंडरिंग के अंदर क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने फॉलो करना है, तो इसलिए उस इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन को, जो फॉर्मलिज्म को अवॉइड करते हुए जो रिनोन फॉर्म्स होती हैं वो अवॉइड करती हैं कि हम टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर जो पार्टिसिपेट ना ही करें। Open trading has been criticized for being a slow and costly process attracting large number of traders, some of whom may be entirely unsuitable for the contract, and as a result, it can waste a great deal of time, effort, and money. ओपन ट्रेडिंग स्लो एंड कॉस्टली प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टेंडर ज़्यादा होते हैं, और उसमें से ज़रूरी भी नहीं है कि नंबर ऑफ टेंडर्स जो है, नंबर ऑफ जो है वो क्या नाम है, जो नंबर ऑफ जो टेंडर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो हैं वो सूटेबल हों। तो इसलिए इसमें हमें ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा हमारी एफर्ट इन्वेस्ट होती है, ज़्यादा हमारी मनी इन्वेस्ट होती है उन सारे एप्लीकेंट्स को या उन सारे टेंडर्स को या उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट करने के लिए। However, open tendering
offers the greatest competition and has the advantage of allowing new and emerging suppliers to try to secure the work and so can facilitate greater innovation. एक ओपन टेंडरिंग के अंदर क्योंकि उसमें हमारा जो लीस्ट कॉस्ट होगी हमने उसी का प्रोजेक्ट अवॉर्ड करना है, तो इसमें जो न्यू सप्लायर्स हैं या जो इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी उस प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर सकते हैं, उस टेंडर को विन कर सकते हैं. The number of firms tendering can be reduced by a pre-qualification process. तो नंबर ऑफ जो फर्म्स जो टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रही हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के जरिए कि हम पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हम प्री क्वालिफाई कर लें, उनके हम डॉक्यूमेंट्स को कर लें कि उनके एक्सपीरियंस कितना है, मशीनरी कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं. उसमें हम 3-4 जो मेन चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं. पहली तो चीज होती है जनरल एक्सपीरियंस. ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एक्सपीरियंस किस तरह, 10 साल एक्सपीरियंस है, 20 साल का है, क्या उसने सिमिलर नेचर का काम पहले किया है या नहीं किया. दूसरी चीज फिर आ जाती है उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज कि उसके पास बैंक बैलेंस क्या है, उसके पास एसेट्स जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या उसके पास इतने फंड्स भी अवेलेबल हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके या हमारी प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है उसको वो स्टार्ट कर सके. तीसरी जो फिर चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इक्विपमेंट्स के, उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है. चौथी जो चीज़ होती है वो होती है पर्सनल कैपेबिलिटीज कि उस कॉन्ट्रैक्टर के पास टीम कौन सी अवेलेबल है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं, उन इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस कितना है. तो ये हम चीज़ें एवेलुएट करते हैं प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर. प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जो हमारे अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको हम वहाँ से स्किप कर देते हैं. तो इसलिए जब टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो जाते हैं और फिर हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता टेंडरिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट करते हुए. तो उसके बाद फिर आ जाते हैं ओपन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज प्राइस. तो इसमें आपका जो है टाइम और जो कॉस्ट है वो आपका ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट जब आपके आएंगे तो उनके दरम्यान में कंपटीशन होगा, तो आपका जो कॉस्ट होगी वो आपको एक कम्पिटिटिव कॉस्ट मिलेगी क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्टर की हर बिल्डर की ये कोशिश होगी कि ये प्रोजेक्ट मुझे जो है अवार्ड कर दिया. इसलिए हर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक कम्पिटिटिव प्राइस या एक कम्पिटिटिव आपको ऑफर जो है वो पुट करने के लिए सोचेगा. नो चांस ऑफ फेवरेटिज्म कि इसमें आप किसी बंदे को फेवर नहीं कर सकते. तो अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो 10 में से जो लीस्ट कॉस्ट वाला बंदा है प्रोजेक्ट उसी को अवार्ड किया जाएगा, किसी भी बंदे को आप इसमें फेवर नहीं कर सकते. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू न्यू कमर्स अननोन कॉन्ट्रैक्टर्स टू एंटर इनटू द मार्केट. अब जो न्यू कमर्स हैं या जो अननोन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो सके तो वो भी अपन टेंडरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए उस प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को वो विन कर सकते हैं. न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो जो इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मार्केट के अंदर अपने आप को जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं. डिसएडवांटेज में क्या आता है कि टाइम और कॉस्ट जो है वो रिव्यू करने में टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट आपकी यूटिलाइज होती है ज़्यादा एप्लीकेंट्स या ज़्यादा टेंडर्स को एवेलुएट करने में, और जब आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है सबको एवेलुएट करने में और सब में से एक जो बेस्ट बंदा होता है उसको फाइंड आउट करने में. और इसके अलावा इसके अंदर आप का टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, स्लो प्रोसेस है और इसके अंदर रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं क्योंकि जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगी उतना ही आपका टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज होगा, रिसोर्स भी ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, तो इसलिए ये एक कॉस्टली प्रोसेस भी है. ओपन टेंडरिंग के बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है जी सेलेक्टिव टेंडरिंग. अब सेलेक्टिव टेंडरिंग और ओपन टेंडरिंग में फ़र्क ये है कि और जो ओपन टेंडरिंग है दैट इज़ ओपन टू ऑल और जो सेलेक्टिव टेंडरिंग है दैट इज़ नॉट ओपन टू ऑल. हर बंदा इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हर बंदा के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ वही बंदा पार्टिसिपेट करेगा जिसको क्लाइंट अलाउ करेगा.
अगर लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर कहता क्लाइंट कहता है कि ये जो 20 कॉन्ट्रैक्टर हैं सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो सिर्फ वो 20 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अलावा कोई बंदा और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सेलेक्टिव टेंडरिंग ओनली अलाउ सम बिडर टू सबमिट टेंडर्स बाय इनविटेशन, तो इसमें जिस बंदे को क्लाइंट इनवाइट करता है सिर्फ वही बंदा पार्टिसिपेट करता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। A pre-selected list of possible suppliers is prepared that are known by their track record to be suitable for a contract of the size, nature and complexity required। तो इसमें ये होता है कि जो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता होता है, जिनका आपको पता होता है इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इनकी ये रेपुटेशन है, ये इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पहले कर चुके हैं, तो उसमें क्या नाम है, उसमें सिर्फ वही जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जो जिनको आप इनवाइट करते हैं, उनके जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, उनका एक्सपीरियंस देखते हुए, ये आपको पता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये इस नेचर का है, ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो फलां कॉन्ट्रैक्टर ने पहले कंप्लीट किया हुआ है और यही बंदा जो है मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो आप फिर उन्हीं लोगों को इन्वाइट करते हैं जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगते हैं। They might then be asked if they would be interested in tendering for a contract, and then based on the response received, a few them invited to tender। इसमें ये होता है कि आप 20-30 कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या आप इस के टेंडरिंग प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो फिर जो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उसमें से आप कुछ सिलेक्टिव लोगों को जो है वो इनवाइट कर लेते हैं। From the tender received, a preferred tender is selected based on criteria such as price and quality and dialogues enter into। तो जो टेंडर आपके पास रिसीव होते हैं उसमें से आपको जो मोस्ट सुटेबल टेंडर लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ओपन टेंडरिंग में तो हमारा एक ही क्राइटेरिया होता है, लीस्ट कॉस्ट, लेकिन सेलेक्टिव टेंडरिंग में आप प्राइस को भी देखते हैं, आप क्वालिटी को भी देखते हैं और इसके अलावा अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक ऑफर लगा दिया है तो आप उसके साथ टेबल टॉक भी कर सकते हैं, आप उसके साथ निगोशिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन टेंडरिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होती। ओपन टेंडरिंग में कॉन्ट्रैक्टर ने जो ऑफर दी है दैट इज़ फुल एंड फाइनल, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती, लेकिन सिलेक्टिव टेंडरिंग के अंदर वो ऑफर भी चेंज हो सकती है और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसने लीस्ट कॉस्ट दी है आप उसी को अवॉर्ड करें, आप किसी को भी जो अवॉर्ड कर सकते हैं जो आपको मोस्ट सूटेबल लगता है, जो आपको मोस्ट क्रेडिबल लगता है। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जो उनके पास जो कंपनीज होती हैं उनकी लिस्ट भी अवेलेबल होती है, उनकी डिटेल्स भी अवेलेबल होती हैं, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड होते हैं उन सबकी लिस्ट होती है, उन सबकी डिटेल्स होती है कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन से प्रोजेक्ट इन हैं वो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो जो अथॉरिटीज होती हैं स्टेट लेवल पे ऊपर अवेलेबल होती हैं। Selective tendering is particularly appropriate for specialist or complex contracts or contracts where there are only a few suitable firms। Selective tendering नॉर्मली हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जो हमारा कोई जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, जैसे एक डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम उसमें फिर ऐसी फर्म्स को ही हम तलाश करते हैं कि जो जिनकी एक्सपर्टीज उन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। However, it can exclude smaller supplier or those trying to establish themselves in a new market। लेकिन इसमें फिर वो लोग इस प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं जो कि अभी न्यू होते हैं, जो कि अभी अपने आप को मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Selective tendering will tend to be faster than open tendering। Obviously ये ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इसके अंदर आपका जो टाइम है वो कम यूटिलाइज होता है, लेस वेस्ट का जो टाइम है वो कम आपका यूटिलाइज होता है, सिर्फ आप उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट लगते हैं, जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल लगते हैं। तो इसमें क्लाइंट जो होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि यार मेरी जो ये रिक्वायरमेंट है ये चीज हो जाए।
तो ये चीज़ भी होगी। है एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि एडवांटेज इसमें यही है कि क्लाइंट सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएगा जो उसको ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो क्या नाम है, जिनके जो फाइनेंशियली साउंड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास स्किल्स हैं। लेकिन जो आपके पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपको पता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है दैट शुड बी ओपन टू ऑल, कि वो सब के लिए ओपन होना चाहिए, कोई भी बंदा उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता हो। तो इसलिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो सिलेक्टिव टेंडरिंग है ये अडॉप्ट नहीं की जाती। पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन टेंडरिंग ही ज़्यादा जो है वो अडॉप्ट की जाती है। और जो सिलेक्टिव टेंडरिंग है ये सिंगल स्टेज भी हो सकती है और ये टू स्टेज भी हो सकती है। तो हम आते हैं सिंगल स्टेज और टू स्टेज टेंडरिंग की तरफ। अब सिंगल स्टेज टेंडरिंग में हम क्या करते हैं, हम सिंगल स्टेज जो टेंडरिंग हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब आपके पास आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हों। इंफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि आपके पास ड्राइंग्स हों, आपके पास डिज़ाइन हो, क्योंकि जब आपका पास ड्राइंग्स हैं, डिज़ाइन हैं, तभी आप अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास डिज़ाइन है, ड्राइंग्स हैं, आप और उससे आप बीओक्यू तैयार कर सकते हैं, तो उसके सिनेरियो में फिर आप सिंगल स्टेज जो टेंडरिंग है वो आप अडॉप्ट करते हैं। Single stage tendering is a more traditional route used when all the information necessary to calculate a realistic price is available when tendering starts. An invitation to tender is issued to selective tender. जो selective tenders होते हैं उनको tender issue की invitation issue किया जाता है, और टेंडर इनविटेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल होती हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो टेंडर प्रिपेयर करते हैं और उसको दोबारा से जो है वापस सबमिट करवा देते हैं। जो सबमिटेड टेंडर्स होते हैं उनको एवेलुएट किया जाता है, उनको जो है वो कंपेयर किया जाता है, और जो प्रेफर टेंडर होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके साथ बैठ के टेबल टॉक की जाती है, उसके साथ बैठ के जो है वो नेगोशिएशन की जाती है। और नेगोशिएशन के बाद फिर हम जो प्रेफर टेंडर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके साथ हम अपना एक एग्रीमेंट जो है वो हम डेवलप कर लेते हैं। तो टू स्टेज टेंडरिंग में हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं कि जब आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट ना हो। तो पहले आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करते हैं डिज़ाइन की। पहले आप डिज़ाइन का टेंडर करते हैं, डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाता है, डिज़ाइन के बाद फिर उसका जो एग्जीक्यूशन होती है, उसका जो टेंडर होता है वो किया जाता है। टू स्टेज टेंडर में आल्सो बी अडॉप्टेड ऑन डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट। तो ये ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल ना हो, क्योंकि जब तक आपके पास डिज़ाइन नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, तब तक आप जो प्राइस है प्रोजेक्ट की या जो कॉस्ट है, तो क्या नाम है, वो अगर हम फाइंड नहीं कर सकते तो उस वक्त तक हम जो है फिर उस वक्त हम टेंडर टू स्टेज टेंडरिंग हम अडॉप्ट करते हैं। पहले स्टेज में हम डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी स्टेज में हम उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसको हम उसके लिए हम टेंडर जो है वो टेंडर का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करते हैं। In this case, the contractor will tender a fee for designing the building along with a schedule of rates that can be used to establish the construction price for the second stage tendering. तो इसके अंदर ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पहले बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए फ़ी बताता है। ये बिल्डिंग है, इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं ये इतनी फ़ी चार्ज करूँगा, और डिज़ाइन के उस फ़ी डिज़ाइन की फ़ी के साथ वो एक शेड्यूल ऑफ रेट्स भी देता है। शेड्यूल ऑफ रेट्स में ये होता है कि ये काम मैं इतने में एग्जीक्यूट करके दूंगा। तो जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं वो सेकंड स्टेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद शेड्यूल ऑफ रेट्स को सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। Two-stage tendering is used to allow the early appointment of a contractor prior to the completion of all information required to enable them to offer a fixed price. इसके अंदर ये होता है टू स्टेज टेंडरिंग में हम डिज़ाइन से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर देते हैं, तो डिज़ाइन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर की जो फीडबैक होती है वो शामिल हो जाती है। तो पहली स्टेज में जो एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ,
वो सिर्फ डिज़ाइन का होता है। फिर दूसरी स्टेज में हम उसके साथ जो है वो नेगोशिएशन करते हैं और टेबल टॉक करते हैं। ये भी हो गया। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्टर विल टेंडर अ फी फॉर डिजाइनिंग द बिल्डिंग, ठीक है, along with the schedule of rates that can be used to establish the construction price for the second stage टेंडरिंग। पहली स्टेज में वो डिज़ाइन की फ़ी देगा और डिज़ाइन की फ़ी के साथ वो ये भी बताएगा कि ये मेरे शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं और इसके अंदर मैं सेकंड स्टेज के अंदर जो टेंडर होगा, एग्जीक्यूशन की पहली एग्रीमेंट नहीं होता। पहला एग्रीमेंट होता है कंसल्टेंसी का, या आप कह लें प्री कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का, और दूसरा जो एग्रीमेंट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट जिस बंदे से डिज़ाइन करवा रहा है दूसरी स्टेज में भी उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। वो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाते हैं कि क्लाइंट नहीं चाहता कि मैं इस बंदे के साथ मजीद आगे डील करूं, तो उसके अलावा वो किसी और बंदे के साथ भी सेकंड स्टेज के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है दी निगोशिएटेड टेंडरिंग। अब निगोशिएटेड टेंडरिंग जो है ये सिलेक्टिव टेंडरिंग की तरह ही है। इस सिलेक्टिव टेंडरिंग में जैसे हम अपनी मर्जी से सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं, इसी तरह से निगोशिएटेड टेंडरिंग के अंदर भी हम अपनी मर्जी से ही कुछ स्पेसिफिक लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करते। हम एक या दो कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाते हैं और उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करते हैं और उनके साथ बैठ के हम नेगोशिएशन करते हैं। Negotiated tendering occurs when the client approaches a single supplier based on their track record or a previous relationship and the terms of contract are then negotiated. तो ये टेंडरिंग नेगोशिएट टेंडरिंग उस वक्त तक की जाती है जब क्लाइंट किसी एक ही कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करे, उसके साथ ट्रैक रिकॉर्ड की बेस पे, या अगर उसने उसके साथ पहले कोई काम किया हो तो अप्रोच करता है और उसके साथ जो है वो काम करना चाहता है। तो फिर टेबल टॉक पे या नेगोशिएशन पे जो टर्म्स होती हैं उनको डिसाइड किया जाता है और टेबल टॉप पे नेगोशिएशन पे जो रेट्स वगैरह होते हैं उनको फिक्स किया जाता है। Negotiated with a single supplier may be appropriate for highly specialist contracts। तो ये negotiated tendering ज़्यादातर जो high specialist contracts होते हैं कि जिस सिनेरियो में आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो, उस सिनेरियो में जो negotiated tendering है वो ज़्यादातर अडॉप्ट की जाती है। In this process, only well-reputed contractors are being negotiated by inviting them to submit their tenders। तो इसलिए इसमें इसमें आप उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो कि वेल रिप्यूटेड हैं, या जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, और उनके साथ आप बैठ के जो है वो नेगोशिएशन करेंगे। Sometimes negotiated tenders can be used when there is a very tight deadline or emergency works are necessary। तो समटाइम हम negotiated tendering उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपके पास जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो, या आपने कोई इमरजेंसी में भी काम वगैरह करवाना हो और आपके पास ओपन टेंडरिंग में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तो सिनेरियो में भी नेगोशिएटेड जो टेंडरिंग है वो हम यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करने के बाद उसी से डील करके चले जाते हैं। However, negotiated tendering for public works are rare because the standing rules of public authorities do not normally permit them। लेकिन क्या होता है कि पब्लिक के जो काम होते हैं उनके लिए नेगोशिएटेड टेंडरिंग अडॉप्ट नहीं की जाती, क्योंकि जो स्टैंडिंग रूल्स हैं, जो रूल्स डिसाइड किए हुए हैं लेवल पे, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के वो रूल्स उनको अलाउ नहीं करते कि वो नेगोशिएटेड टेंडरिंग जो है वो अडॉप्ट करें या नेगोशिएटेड टेंडरिंग के ज़रिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो सप्लायर है, उसको जो है वो तलाश करें। But a private employer or company not subject to restraints can always negotiate a contract, and many do so, particularly for small jobs। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी नेगोशिएटेड टेंडरिंग का अडॉप्ट कर सकती हैं। नेगोशिएटेड टेंडरिंग में जो क्लाइंट होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि उसका जो बिजनेस रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और एक ही
कॉन्ट्रैक्टर से आप बार बार जो है वो अगर आपको इक्विपमेंट की जरूरत किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से भी डील कर सकते हैं जिसके पास वो एक्सपर्टीज अवेलेबल है इक्विपमेंट के अंदर, या वो उसके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है उस तरह की एग्जीक्यूशन आप स्टार्ट करवा सकते हैं. So client has flexibility in terms of choosing their preferred contractor. क्लाइंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्टर तलाश कर सकता है, टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होती है, और इसमें आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पहले से ही डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर या डिज़ाइन फेज के अंदर भी आप उसको involve कर सकते हैं. Contractors' cost and prices are more transparent as they are not seeking to win the bid purely on the lowest tender. इसलिए कॉन्ट्रैक्टर की भी जो कॉस्ट होती है, कॉन्ट्रैक्टर की भी जो प्राइसेस होती हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन नहीं होता. तो वो सिर्फ जो है वो प्रोजेक्ट को विन करने के लिए लोएस्ट ऑफर या लोएस्ट जो बिड है वो पुट नहीं कर रहा होता. Disadvantages क्या हैं? There are fewer options for the client to choose between and so there may be less innovation. तो क्लाइंट के पास जो है बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जिसको क्लाइंट इनवाइट करेगा उसी में से क्लाइंट ने एक बंदे को जब चूज़ करना है. तो ज़्यादा जो अगर कोई कंपनी जो है वो इमर्जिंग कंपनी है उसके पास इनोवेटिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं या कोई ऐसे नए इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, तो वो पे जो कंपनीज हैं वो इस प्रोसेस के में से जो है वो रिमूव हो जाती हैं. द कॉस्ट में बी ड्राइवन अप बाय द लैक ऑफ कम्पिटिटिव बिडिंग. और क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है, ज़्यादा ऑफर्स नहीं है, तो इसलिए जो कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज कर सकती है. अब क्योंकि अगर आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको जो कॉस्ट आपको बता रहा हो उससे भी लो कॉस्ट में आपको कोई बंदा काम करने के लिए तैयार हो. तो ये चीज़ें आपकी तभी आपके सामने आएंगी जब आप ओपन बिडिंग या कम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ जो है वो जाएंगे. देर इज़ अ हैवी रिलायंस ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज. तो पार्टीज के दरम्यान में जो है वो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो तभी जो है वो नेगोशिएटेड टेंडरिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है. और इसके अलावा क्या नाम है, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ही जो है वो कोई अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर की कोई बात अच्छी नहीं लगती या कॉन्ट्रैक्टर ने कोई आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट बता दिया है और आप उस चीज़ को अगर आप जो है वो पिक नहीं करते हैं, तो हो सकता है अगर बाद में जाके अगर आपको वो चीज़ पिक करें, आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे इस चीज़ का इतना रेट दिया था लेकिन ये काम तो वो फलां कॉन्ट्रैक्टर इतने रेट में करने के लिए तैयार है, तो उस केस में हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके जो है वो डिस्टर्ब हो जाए क्लाइंट के साथ या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ. उसके बाद फिर जो लास्ट टाइप आती है वो है सीरियल टेंडरिंग. सीरियल टेंडरिंग को हम सीरीज टेंडरिंग भी कहते हैं. सीरियल टेंडरिंग उस वक्त यूज़ की जाती है जब क्लाइंट के पास एक ही तरह का जो काम है वो बार बार रिपीट हो रहा हो. अब जैसे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि एक ही तरह का काम जो है वो अगर आपने अभी एक घर बनाया आपने 3 माह के अंदर और 3 माह के बाद आपने इसी तरह का घर दोबारा स्टार्ट कर देना है. ठीक है, यानी कि एक ही काम जब बार बार रिपीट हो रहा हो तो उस वक्त हम सीरियल टेंडरिंग जो है वो अडॉप्ट करते हैं. अब सीरियल टेंडरिंग में बेसिकली होता क्या है? सीरियल टेंडरिंग में जब आपका काम एक ही बार बार रिपीट हो रहा हो तो बजाय इसके कि आप हर बार अपने प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग्स तैयार करवाएं, डिज़ाइन तैयार करवाएं, बीओक्यू तैयार करवाएं, फिर टेंडरिंग प्रोसेस करें, आप क्या करते हैं आपका जो सीरीज़ होती है काम की, आपके जो सीरीज़ होते हैं प्रोजेक्ट्स की, आप उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही बार जो टेंडर है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं. अब लेट से अगर आप एक कनाल के घर बनाते हैं और एक कनाल के घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी बार बार रिपीट होती है, तो आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील कर लेते हैं कि अगले 2 साल के अंदर जितने भी घर बनवाऊंगा तो ये मुझे घर आप इतने के अंदर बना के दोगे. तो अगले 2 साल में जितने भी आपके घर बनेंगे आप उसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे, तो उसमें ये होगा कि आपको बार बार जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको बीओक्यूज ड्राइंग्स या स्पेसिफिकेशंस हैं वो तैयार नहीं करनी पड़ेंगी. Serial tendering may be used when the client has a regular program of works that they would like to be undertaken by a single contractor. जब आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर से अपना
कोई जो रेगुलर काम है या जो रिपीटेड काम है वो आप उससे करवाना चाह रहे हो। Serial tendering generally involves the preparation of tender based on a typical bill of quantities or schedule of works। तो सीरियल टेंडरिंग के अंदर ज़्यादातर हम जो टेंडर बनाते हैं वो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ की बेस पर बनाते हैं, और बिल ऑफ क्वांटिटी जो आपका एक बार डिसाइड हो गया, अब अगले जो आपका स्पेसिफाइड टाइम होता है उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वही BOQ जो है वो यूज़ होगा, वही रेट्स आपके यूज़ होंगे। The rates submitted can then be used to value work over a series of smaller similar projects, often for a fixed period of time, following which the tender procedure may be repeated। तो जब आपने रेट्स एक बार फिक्स कर लिए हैं, रेट एक बार आपने डिसाइड कर लिए हैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स के लिए, एक तरह के काम के लिए और एक फिक्स टाइम के लिए, तो उस फिक्स टाइम में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनके अंदर वही आपका जो रेट है वो यूज होगा। The tender documents will generally define the building that will be covered by the works, the term over which work may be required, an estimate of the likely total value of the work that will be required over the term। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी डिसाइड किया जाता है कि किस किस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो इस टेंडर के अंदर जो है वो क्या नाम है, इस टेंडर प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स आएंगी, कितने टाइम के लिए टेंडर प्रोसेस वैलिड होगा और कितनी टोटल